क्या आपने कभी खुद को उस स्थिति में पाया है जहां आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं? शायद आप अपने साथी से लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप अपने बॉस के साथ मिड ईयर रिव्यू कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि वेतन वृद्धि कैसे मांगी जाए। अगर यह परिचित लगता है तो चार्ल्स डुहिग की किताब सुपर कम्युनिकेटर्स आपकी मदद के लिए आती है। इस किताब में डुहिग प्रभावी संचार की शक्ति और इसे दूसरों को प्रभावित और मनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका अन्वेषण करते हैं। संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों की रीढ़ है। चाहे आप काम पर एक जटिल परियोजना को नेविगेट कर रहे हों या किसी मित्र के साथ दिल से दिल की बात कर रहे हों, आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की आपकी क्षमता बहुत फर्क डाल सकती है। इस वीडियो में हम आपको किताब का सारांश देंगे, मुख्य निष्कर्षों को उजागर करेंगे जो आपको प्रभावी संचार के रहस्यों को अनलॉक करने में मदद करेंगे ताकि आप एक सच्चे सुपर कम्युनिकेटर बन सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 1. कहानी कहने की शक्ति। कहानी कहने की कला सबसे शक्तिशाली संचार उपकरणों में से एक है। कहानियों में ध्यान आकर्षित करने, भावनाएं जगाने और जानकारी को यादगार बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। लोग एक आकर्षक कहानी को सुनने के लिए बहुत अधिक उत्सुक होते हैं, बजाय सूखे तथ्यों और आंकड़ों की प्रस्तुति के। मनुष्य के रूप में हमारा मस्तिष्क कहानियों के प्रति प्रतिक्रिया देने और उन्हें हमारे आसपास की दुनिया को समझने के तरीके के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए अपने संचार में कहानी कहने के तत्वों को शामिल करना सुनिश्चित करें, जैसे कि व्यक्तिगत किस्से साझा करना, रूपकों या उपमाओं का उपयोग करना, या यहाँ तक कि किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए काल्पनिक तत्वों को बुनना। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण लें। यदि आपने इसे देखा है तो आप जानते हैं कि यह भाषण केवल कुछ तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करना नहीं था। यह एक शक्तिशाली कहानी थी जिसने भावनाओं को जागृत किया और लाखों लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। तो इस कौशल को महारत हासिल करके आप अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। 2. बोलने से ज्यादा सुनो। जब हम संचार कौशल के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हमें क्या कहना चाहिए। हालांकि संचार का एक अक्सर अनदेखा किया गया लेकिन महत्वपूर्ण पहलू सुनना है। यदि आप दूसरों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं तो आप रैपोर्ट और समझ बना सकते हैं। रैपोर्ट का मतलब है कि एक घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध है जिसमें लोग एक दूसरे की भावनाओं या विचारों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करते हैं। ये केवल थोड़ा अधिक सुनने के लिए आसान लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग मुख्य रूप से बात करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो वे केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि ध्यान से यह सुने कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। आप निम्नलिखित तकनीकों को अपनाकर अपनी सुनने की क्षमता को सुधार सकते हैं। आंखों का संपर्क बनाए रखें, खुले समाप्त सवाल पूछें और प्रतिक्रिया दें। बेहतर श्रोता बनकर आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। 3. सहानुभूति महत्वपूर्ण है। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है और यह प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। सहानुभूतिपूर्ण होने से आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन शायद आपके लिए इसमें थोड़ा अधिक अभ्यास लगता है, जो पूरी तरह से ठीक है। सहानुभूति विकसित करने के लिए यहाँ कुछ सहायक रणनीतियाँ हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करें। खुद को उनकी जगह पर रखें। कल्पना करें कि अगर आप उनकी स्थिति में होते तो कैसा महसूस करते। वास्तव में अपने दिमाग में उनकी स्थिति को चित्रित करें और देखें कि कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और अंत में सहानुभूतिपूर्ण भाषा का उपयोग करें, यह दिखाने के लिए कि आप समझते हैं और परवाह करते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपके लिए यह कितना कठिन हो सकता है, जैसे बयानों का उपयोग करें। सहानुभूति दिखाकर आप एक सहायक वातावरण बनाएंगे जो खुली संचार को प्रोत्साहित करता है। 4. मनाने की कला। प्रभावित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन इंसान जटिल प्राणी होते हैं, इसलिए उन्हें मनाना एक और भी जटिल कार्य लगता है,
खैर, सौभाग्य से कुछ सिद्धांत हैं जो आपको मनाने की कला में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। पारस्परिकता। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें एहसास होता है कि हमें बदले में कुछ करना चाहिए। इसलिए यदि आपको किसी से एक एहसान की आवश्यकता हो सकती है तो पहले उनके लिए कुछ करने पर विचार करें ताकि अच्छा सहयोग बनाया जा सके। संगति। एक बार लोग किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे इन प्रतिबद्धताओं और विश्वासों के साथ संगत बने रहना चाहते हैं। इसलिए पहले किसी से एक छोटा एहसान मांगना समझदारी हो सकती है ताकि वे बाद में एक बड़ा प्रतिबद्धता मांगने पर हां कहने की संभावना बढ़ जाए। सामाजिक प्रमाण। जैसे हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, हम अक्सर यह जानने के लिए दूसरों की ओर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या मानना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने साथी को एक नए रेस्तरां में जाने के लिए मनाना चाहते हैं तो उसे बताएं कि यह कितना लोकप्रिय है या उसे कुछ सकारात्मक समीक्षाएं दिखाएं। पसंद। हम उन लोगों की मांगों को मानने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। यदि आपको अपने बॉस से नफरत है तो आप शायद उनके द्वारा दी गई किसी भी कार्य को करने में खुश नहीं होंगे, जबकि यदि आपका पसंदीदा सहकर्मी आपसे कुछ मदद मांगता है तो आप शायद खुशी खुशी उसे करेंगे। प्राधिकरण। लोग किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक आसानी से प्रभावित होते हैं जिसे विशेषज्ञ या प्राधिकरण के रूप में देखा जाता है। इसीलिए यदि आप अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान को दिखाकर अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकते हैं तो लोग आपके कहे को मानने की अधिक संभावना रखते हैं। दुर्लभता। जब हमें लगता है कि कुछ दुर्लभ या सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो हमें एक प्रकार की तात्कालिकता का अनुभव होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि जिस ड्रेस को आप देख रहे थे उसकी केवल 2 ड्रेसें बची हैं तो आप उसे खरीदने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यह बताएं कि यह अवसर कितना अनोखा, समय संवेदनशील या सीमित आपूर्ति में है। इन सिद्धांतों को समझकर आप एक अधिक प्रभावी संप्रेषक बन सकते हैं और अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रभाव को नैतिक और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करें। दूसरों को धोखा देना या गुमराह करना कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का स्थायी तरीका नहीं है। 5. आपकी गैर मौखिक संकेत आपके लिए बोलते हैं। गैर मौखिक संचार, जिसमें शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और इशारों शामिल हैं, हमारे संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर मौखिक संकेत आपकी बातों का समर्थन कर सकते हैं या उन्हें विरोधाभासी बना सकते हैं, जिससे आपके संदेश की प्राप्ति प्रभावित होती है। अपने गैर मौखिक संकेतों को अपने शब्दों के साथ मिलाकर आप अपनी संपूर्ण संचार प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप बोल रहे हों तो अपनी मुद्रा का ध्यान रखें। क्या आप सीधा खड़े होकर आत्मविश्वास प्रकट कर रहे हैं या आप झुके हुए और खुद पर संदेह करते हुए दिख रहे हैं? साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आप उचित नेत्र संपर्क बनाए रखें। जब हम बोलते समय सामने वाले की आंखों में नहीं देखते तो वे सोच सकते हैं कि हम असत्य या बेईमान हैं। अंत में एक सहायक युक्ति यह है कि सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करें। एक अध्ययन में पाया गया कि लोग एक अनुरोध का पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं यदि दूसरा व्यक्ति उनकी शारीरिक भाषा के समान संकेत दिखा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह दोनों पक्षों के बीच एक संबंध और आपसी समझ की भावना पैदा करता है। 6. समूह संचार की गतिशीलता। समूह संचार अपने स्वयं के चुनौतियों और अवसरों के साथ आता है। जब आप समूह में बात करते हैं तो आपको अपनी बात समझाना और भी कठिन लग सकता है, या आप इसके विपरीत हो सकते हैं और बातचीत को अपने ऊपर लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। हर व्यक्ति अपने अनूठे अनुभव, विश्वास और संचार शैली को समूह में लाता है, जो कभी-कभी गलतफहमी या संघर्ष का कारण बन सकता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि समूह की गतिशीलता क्या है और वे बातचीत को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। सक्रिय सुनने का प्रदर्शन करें, सभी को बोलने का मौका दें और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें। 7. सांस्कृतिक भिन्नताओं के प्रति जागरूक रहें। सांस्कृतिक भिन्नताएं संचार को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं संचार को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका सबसे रोचक उदाहरण उच्च संदर्भ और निम्न संदर्भ संचार का विचार है। उच्च संदर्भ संस्कृतियों में, जैसे जापान और कई अरब देशों में,
लोग निहित संदेशों, गैर मौखिक संकेतों और साझा समझ पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जानकारी अक्सर सूक्ष्मता से व्यक्त की जाती है और बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि श्रोता पंक्तियों के बीच पढ़ेगा। दूसरी ओर, निम्न संदर्भ संस्कृतियां जैसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट, प्रत्यक्ष और स्पष्ट संचार को प्राथमिकता देती हैं, जहां सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच बातचीत के दौरान गलतफहमियां आसानी से उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इन अंतर को समझना महत्वपूर्ण है ताकि प्रभावी और सम्मानपूर्वक संवाद हो सके। आप इसे कुछ पिछले पाठों का अभ्यास करके कर सकते हैं, जैसे सक्रिय सुनना, गैर मौखिक संकेतों का ध्यान रखना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछना कि आपने सही समझा है। 8. प्रौद्योगिकी का प्रभाव। प्रौद्योगिकी ने हमारे संवाद करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे दोनों अवसर और चुनौतियां आई हैं। डिजिटल उपकरण जैसे ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल ने हमारे संवादों पर बड़ा प्रभाव डाला है। ये लोगों से जुड़ना और जानकारी तक तुरंत पहुंचना आसान बना देते हैं, लेकिन अगर ठीक से उपयोग न किया जाए तो प्रौद्योगिकी संवाद को मुश्किल भी बना सकती है। वर्चुअल संवादों में आमने सामने संपर्क की कमी के कारण गैर मौखिक संकेत और स्वर को समझना मुश्किल हो सकता है, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से संवाद करते समय अतिरिक्त ध्यान दें और अपने संवाद शैली को उसी अनुसार अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बिल्ली पीछे से म्याऊं कर रही है या आपका बच्चा ध्यान आकर्षित करने के लिए बुला रहा है, तो इन विकर्षणों को अपने संवाद साथी को बताना सुनिश्चित करें। इस तरह वे आपके विचलित होने को उदासीनता समझने की गलती नहीं करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल ऑनलाइन संवाद पर निर्भर न रहें, बल्कि इसे आमने सामने संवादों का पूरक के रूप में उपयोग करें, न कि प्रतिस्थापन के रूप में। 9. प्रतिक्रिया कैसे दें और प्राप्त करें। प्रतिक्रिया वृद्धि और सुधार के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ रणनीतियां दी जा रही हैं जो रचनात्मक प्रतिक्रिया देने और इसे खुले दिमाग से प्राप्त करने में मदद करेंगी। पहला, विशेष बने। सामान्य टिप्पणियां देने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए विशिष्ट उदाहरण दें। इससे दूसरे व्यक्ति के लिए इसे समझना और आवश्यक परिवर्तन करना आसान हो जाता है। दूसरा, मैं वक्तव्य का उपयोग करें। प्रतिक्रिया देते समय मैं वक्तव्य का उपयोग करें, आप वक्तव्य के बजाय। उदाहरण के लिए, आप हमारी परियोजनाओं के दौरान पर्याप्त संचार नहीं कर रहे हैं कहने के बजाय कहें, मुझे लगता है कि नियमित चेक इन्स करके हम अपने सहयोग को सुधार सकते हैं। इस तरह दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत हमला महसूस होने की संभावना कम होगी और वह बचाव की मुद्रा में नहीं आएगा। इसके बजाय वे इस प्रतिक्रिया पर काम करने की अधिक संभावना रखेंगे। और अंत में, व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिक्रिया देते समय किसी के व्यक्तित्व या चरित्र पर हमला करने से बचें। इसके बजाय उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें और यह स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है। चाहे यह व्यक्तिगत हो या कार्यस्थल पर, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां लोग सुरक्षित महसूस करें और अपने विचार और अनुभव साझा कर सकें, निरंतर सीखने और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहां आपके लिए इस अनमोल किताब का संक्षेप में विवरण है। चार्ल्स डुहिग की सुपर कम्युनिकेटर्स संचार की कला और विज्ञान में गहराई से उतरती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रभावी संचार सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, यह इस बारे में भी है कि आप कैसे सुनते हैं, सहानुभूति रखते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं। इस वीडियो से प्राप्त रणनीतियों को लागू करके आप निश्चित रूप से एक सच्चे सुपर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे इससे लाभ हो सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप किसी भी पुस्तक संक्षेप को मिस न करें।